मोदी और उनकी सेना ने अब आखिरी दौर के लिए पूरी ताकत लगा दी है। 2014 के महासमर में 8 चरणों के बाद अब बारी 9वें यानी आखिरी चरण की है, क्योंकि आखिरी चरण में ही बनारस की लड़ाई है और बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी खुद यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 24 अप्रैल के नामांकन के दिन मोदी और उनके कमांडरों ने तो बनारस में अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखा दिया था। अब भीड़ को वोट की ताकत में बदलने की तैयारी है। बनारस और पूर्वांचल के आसपास की सीटों पर प्रभाव डालने के लिए नरेंद्र मोदी खुद बनारस आने वाले हैं। 8 तारीख को बनारस में मोदी की रैलियां होनी है, लेकिन रैली से पहले ही काशी में हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी प्रशासन से गुस्सा है, पक्षपात का आरोप लगा रही है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक माहौल में एक रिटर्निंग ऑफिसर राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर ऐसा आचरण कर सकता है, लेकिन चुनाव आयोग इस देश का मूक दर्शक बन जाए, मेरे लिए सबसे बड़ा निराशा का विषय है। दरअसल बनारस में मोदी की 2 रैलियां होनी हैं, पहली रोहनिया और दूसरी बेनियाबाग में, लेकिन बेनियाबाग की रैली के लिए प्रशासन से इजाजत नहीं मिली है। साथ ही गंगा पूजन और आरती पर भी प्रशासन ने मंजूरी नहीं दी है। न बेनियाबाग की परमिशन हमारे पास है, गंगा पूजन के संबंध में हमें कहा गया कि अनुमति नहीं मिल सकती, पर दूसरे उम्मीदवारों ने किया, केजरीवाल जी ने वहां किया। इस होटल में 150 बुद्धिजीवियों के साथ मीटिंग है, उसके लिए वो शहर में आएंगे और इसलिए मैं शहर में ड्राइव करने की परमिशन नहीं दे सकता। तो क्या नरेंद्र मोदी जी की वाराणसी शहर में एंट्री बैंड है? इसी वजह से बीजेपी भड़की हुई है और मंजूरी न देने पर धरने की बात कर रही है। सुबह 11 बजे बीएचयू के बाहर लंका गेट पर मैं, मेरे साथ श्री अमित शाह, श्री अनंत कुमार और श्री वाजपेयी जी हमारे अध्यक्ष, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठेंगे और सत्याग्रह करेंगे। जबकि बीजेपी ने मोदी के लिए 8 तारीख का जो प्लान बनाया था, उसमें बेनियाबाग की रैली और गंगा आरती का भी जिक्र था। मोदी की पहली रैली 3 बजे के करीब रोहनिया में होगी, जिसके लिए प्रशासन की तरफ से मंजूरी मिल गई है, जिसके लिए बीजेपी की तरफ से जबरदस्त तैयारी की जा रही है। मनीष जी, किस तरीके का यहाँ पे इंतजाम चल रहा है? हमारे यहाँ पे लक्ष्य है 2 लाख की संख्या पहुँचने की उम्मीद हम कर रहे हैं। आप दाहिने तरफ देख रहे हैं मंच का कार्य चल रहा है, इसके ठीक पीछे जो है हेलीपैड बनाया गया है। एक एग्जिट एंट्री इधर से होगी और ठीक उसके करीब 20 फीट का छोड़ करके दूसरा एग्जिट होगा। और क्या वक्त क्या रखा गया है इसके लिए? वक्त रखा गया 3 बजे का। 3 बजे पब्लिक एंट्री शुरू? पब्लिक एंट्री शुरू। और मोदी जी कितने बजे? मोदी जी का 3 बजे रखा गया है। 3 बजे उनका कार्यक्रम है। मोदी प्रतीकों की राजनीति करना बखूबी जानते हैं। जहां जाते हैं वहां आस्था और रिवाजों के तार जोड़ना नहीं भूलते। रोहनिया की रैली के बाद करीब 4:30 बजे मोदी का अस्सी घाट पर गंगा पूजन का प्लान था, जो प्रशासन की तरफ से लटका हुआ है। जो कोई भी बनारस आता है और अगर उसकी कोई इच्छित मनोकामना होती है तो उसके पूर्ण होने के लिए सबसे जरूरी है माँ गंगा का आशीर्वाद। और नामांकन भरने से पहले वो गंगा किनारे तो नहीं आ सके, लेकिन जिस दिन वोट पड़ना है 12 मई, उससे पहले माँ गंगा के पास आकर उनकी पूजन करना वो नहीं भूल रहे हैं। जाहिर है कि हर किसी की ऐसी मान्यता है, जब तक बनारस में माँ गंगा की पूजा न की जाए तब तक इच्छित मनोकामना की पूर्ति नहीं होती है। मोदी ने नामांकन के दिन ही कहा था कि उन्हें मां गंगा ने बुलाया है। मंजूरी का सवाल भले अटका है, लेकिन गंगा पूजन के लिए घाट पर तैयारी की जा रही है। गंगा जी का पूजन करने से सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि जो भी आपका कोई मन में संकल्प है या कोई इच्छा है, उसकी पूर्ति के लिए गंगा का पूजन करने से वो पूर्ण हो जाता है, यह मानना है। ऐसा होता भी है। गंगा पूजन के बाद शाम को मोदी की बेनियाबाग में रैली होनी थी, जिस पर प्रशासन से मंजूरी नहीं मिली है। दरअसल बेनियाबाग अल्पसंख्यकों का इलाका है और यहाँ रैली करके मोदी मुस्लिमों को साधने की कोशिश करना चाहते हैं। साथ ही बनारस में गंगा आरती का भी प्रोग्राम है, लेकिन इस पर भी अभी तक प्रशासन से इजाजत नहीं मिली है। इसके अलावा उम्मीद जताई जा रही है कि मोदी कल रात बनारस में ही गुजारेंगे। हालांकि वो कहां रहेंगे, इसके लिए जगहों की तलाश हो रही है। मोदी के रहने के लिए अब तक अलग अलग कई जगहों को तलाशा भी गया, लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस ने उन्हें नकार दिया।
कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी की बहुमंजिली केंद्रीय कार्यालय के ऊपरी 2 मंजिल में रहने की व्यवस्था हुई है, जिसमें एक मंजिल में सिक्योरिटी और दूसरे मंजिल में मोदी का कमरा बनाया गया है। मोदी के लिए गुजरात से खानसामा आए हैं जो खास खाना पकाएंगे, जिनके लिए विशेष ड्रेस का इंतजाम किया गया है। मोदी के आने से पहले से ही बीजेपी के बड़े नेताओं ने मोर्चा संभाल लिया है। अमित शाह लगातार बनारस में कैंप कर रहे हैं, तो भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी नेता मनोज तिवारी कल रात ही पहुंच गए। जिस हिसाब से बनारस में मोदी जी आए हैं, कुछ भला होगा बनारस का और आसपास का? बनारस प्यासा हुआ है विकास के लिए, मूलभूत समस्याओं को दूर करने के लिए। उसको आज़ादी के बाद से कोई मिला ही नहीं जिस पे उसको विश्वास हो। पहली बार तो बनारस को वोट करने के लिए ऊर्जा जगी है, क्योंकि बनारस हमारे होश में तो पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति है जो हम लोग एमपी नहीं चुनने वाले हैं, प्रधानमंत्री चुनने वाले हैं। मनोज तिवारी के अलावा फिल्म स्टार विवेक ओबेरॉय अभी बनारस में ही हैं। सोनाक्षी सिन्हा के आने की भी उम्मीद जताई जा रही है। यानी साफ है कि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इतना ही नहीं, पार्टी ने अपनी ताकत दिखाने के लिए 10 तारीख को एनडीए की बड़ी रैली का भी आयोजन किया है। नेता तो नेता, हजारों कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा संभाल रखा है। गुजरात और तमाम जगहों से लोग आए हैं, मजमा लगा है। मोदी सरकार, मोदी सरकार। लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई अपनी आहुति देने के लिए आया हुआ है। शायद यही वजह है कि देश के अलग अलग इलाकों से जो भी कोई बनारस आ रहा है, उसकी एक ही वजह है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, सारे पार्टी के लोग यहाँ पे आ रहे हैं और आके अपने अपने उम्मीदवार को विजयी बनाने की जुगत में लगे हैं। जाहिर है मोदी और बीजेपी ने आखिरी दौर के लिए पूरी ताकत लगा दी है। आखिर सवाल आर पार का जो है। कुमार कुंदन, बनारस, न्यूज़ 24। तो मोदी खेमे की तैयारियां आपने देख ली। काशी के कुरुक्षेत्र में मोदी के खिलाफ आप नेता अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी सेना समेत पूरी ताकत झोंक रखी है। पूरी टीम रणनीति बनाकर मोदी को रोकने के लिए प्रचार में जुटी है। बनारस की सड़कों पर चिलचिलाती धूप में आपके लोग टोपी बांट रहे हैं। काशी के कुरुक्षेत्र के लिए केजरीवाल और उनकी सेना भी पूरी तरह कमर कस चुकी है। नेता अरविंद केजरीवाल बनारस के गांवों में घूम रहे हैं, तो उनके कमांडर शहरी इलाकों में जनता से मिल रहे हैं। ये कछुआ मंडी से है सर। अभिनेत्री और चंडीगढ़ से आप उम्मीदवार गुलपनाग 8 तारीख को बनारस में मोटरसाइकिल रैली निकालने वाली, जिसमें 3000 लोग शामिल होंगे। इतना ही नहीं, अमेठी में वोटिंग के बाद कुमार विश्वास भी बनारस पहुंच रहे हैं। मनीष सिसोदिया और गोपाल राय ने तो पहले से ही कमान संभाल रखी है। साथ साथ केजरीवाल ने मोदी को हराने के लिए बनारस का मोर्चा खुद ही संभाल रखा है। केवल सांसद बनना होता, मैं दिल्ली की किसी भी सीट से चुनाव लड़ लेता, जीत जाता। शहर में उनके कमांडर हैं, तो वो एक पूरी टीम के साथ गांवों के दौरे कर रहे हैं, जिसके लिए खास रणनीति बनाई गई है। केजरीवाल से पहले उनकी टीम उन जगहों पर पहुंच जाती है, नुक्कड़ नाटक कर जनता को संदेश देती है। बनारस के गांव में अरविंद केजरीवाल आते हैं, उससे पहले इस तरह का नुक्कड़ नाटक होता है। चाचा जी क्या देख रहे हैं? वह नाटक देखा सही, नाटक देखा सही। हम तो भाषण सुनने आए हैं, तो हम यहाँ के बैठले नहीं। तो समझ में आ रहा है नाटक? क्या समझ में आवत? ये भीड़ जुटावा के रास्ता बाकी समझ में आवत। हम लोग तो केजरीवाल से सहमत है हर चीज से लिए, पर उन्होंने दिल्ली की जो राजधानी की तक थी, उन्होंने सरकार चला नहीं पाए। ऐसे सोशल सामाजिक आदमी होके इस्तीफा देना इनके लिए अच्छी बात नहीं है। केजरीवाल छोटी छोटी जनसभाएं करके जनता से संवाद कर रहे हैं, तो केजरीवाल के काफिले की महिलाएं गांव की दूसरी महिलाओं से बात करके समझाने की कोशिश करती हैं कि मोदी और अजय राय नहीं, केजरीवाल ही हैं जो इन गांवों में आकर उनका दुख दर्द सुन रहे हैं। बेहतर तालमेल के लिए भोजपुरी में संवाद स्थापित करती हैं। सच्चाई और ईमानदारी यही इनका सस्ता और ना पैसा है, जज्बा है, देश को बदलने का जज्बा है, बड़ी चीज। और हम साथ नहीं देंगे तो सच्चाई की आवाज नहीं उठाएगा।
आम आदमी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही 12 मई की लड़ाई के लिए। आखिरी लड़ाई से पहले 9 तारीख को केजरीवाल बनारस में एक रोड शो भी करेंगे। केजरीवाल की निगाह बनारस के मुस्लिम वोटरों पर भी है। मोदी के खिलाफ मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण में वो पहले से जुटे हैं। 23 तारीख के नामांकन वाले दिन भी केजरीवाल ने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की थी। केजरीवाल बनारस में मोदी को हराने के लिए ताल ठोक रहे हैं, लेकिन उनकी राह आसान नहीं। यहाँ तक कि पहले से ही केजरीवाल और आप कार्यकर्ताओं पर हमले हुए हैं। साथ ही केजरीवाल ने बनारस में बूथ कैप्चरिंग की आशंका का आरोप भी लगाया है। इन आरोपों और बनारस की लड़ाई को देखते हुए प्रशासन ने भी 12 मई के चुनाव की पूरी तैयारी कर ली है। संवेदनशीलता को देखते हुए सीआरपीएफ की पहली टुकड़ी भी आ गई है। हम इस वक्त कोतवा गांव में हैं। ये वो गांव है जहां अगर हम चुनावी दृष्टिकोण से देखें तो ये अति संवेदनशील माना जाता है और 12 तारीख के चुनाव में काफ़ी वक्त है, लेकिन उससे पहले ही आप देख सकते हैं कि बाकायदा सीआरपीएफ की टुकड़ियां यहां आ चुकी हैं और फ्लैग मार्च करना शुरू कर दिया है। यह सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखकर यहां से अभी से ही सारे के सारे लोगों को बुलाया गया है और निश्चित रूप से बनारस के चुनाव को लेकर हर लोगों ने अलग तरह की शंकाएं जाहिर की थी। मतलब बीजेपी से अमित शाह ने कहा था कि यहाँ बूथ कैप्चरिंग और कई तरह की चीजें हो सकती है और भी कई सारे लोगों ने अपनी अपनी तरह से शंकाएं जाहिर की थी। तो चुनाव को सही तरीके से किया जाए उसको लेकर अभी से बनारस में माहौल बनना शुरू हो गया है। सबकी तैयारियां जोरों पर है। बनारस देश का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र बन चुका है। अब सबकी निगाहें काशी के कुरुक्षेत्र पर लगी हुई हैं।